it's a mandate which is given by the people of Jharkhand, and we happily accept it because there are so many challenges are also still there. And being as a brother, being as the Jharkhand's son, I can definitely say the love and affection which is given by the native or the people of Jharkhand, I think definitely the Hemant will fulfill all the beliefs, their love and the aspirations which we are having right now to having a thriving Jharkhand. I think better he will show by his work, and I just congratulate Hemant sir also, being as a MLA of Gande. A very, very congratulations to sir, and because the people of Jharkhand are having a spot on the Hemantji and our Mahagathbandhan, which is mandate which is given by them. We really humbled, we are thriving, and we are so much excited to work again for the 5 years. Thank you, sir. भैया जी, क्या कहेंगे आप, आज पहला दिन आपका संसद में, क्या क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे? अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती हैं? वायनाड से आप चुन के आएंगे कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बीजेपी इंदिरा जी को याद किया आपने, इंदिरा जी को याद किया आपने, आज साड़ी भी आपकी जो है वो इंदिरा जी के साथ जो थी वैसी, आप इंदिरा जी को भी याद किया क्या आपने? मौजूद है प्रियंका जी, संसद संविधान हाथ में लेकर। मैम, प्रशांत विहार और दिल्ली में देखा गया है 2 ब्लास्ट हुए हैं, कैसे सिक्योरिटी है इस दिल्ली के अंदर? जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम जगह पे स्टाफ ऑलरेडी डिप्लॉयड था और ग्रैब 4 के तहत काफ़ी चेकिंग वगैरह हो रही थी। उसके अलावा हमने अपने जितने भी मार्केट एरियाज़ हैं या हेवी फुटफॉल के एरियाज़ हैं, वहाँ पर इमीडिएटली स्टाफ डिप्लॉय किया है और वहाँ पे विजुअल चेक के थ्रू और बीटी टीम की मदद से हम लोग एरियाज़ को सैनिटाइज कर रहे हैं। जितने भी हैवी पब्लिक प्रेजेंस वाले इलाके हैं, वहाँ पे भी हमने मार्केट एसोसिएशंस, RWAs वगैरह को सेंसिटाइज किया है, अलर्ट किया है कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि किसी भी तरह का संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति अगर उनको दिखता है तो इमीडिएटली पुलिस को अलर्ट करें और इस मामले को कैजुअली ना लें। उसके अलावा अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग हम कर सकें और इस तरह का इंसिडेंट को रूल आउट कर सकें, वो हम कर रहे हैं। क्या मैम, बस अड्डे पे भी ऐसी चेकिंग चल रही है? आनंद विहार बस अड्डा भी लगता है? जी, आनंद विहार बस अड्डा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, तो जैसे ही हमें ये न्यूज़ मिली थी तो इमीडिएटली हमने वहाँ पे टीम डिप्लॉय करके वहाँ पे भी एक चेकिंग एक्सरसाइज जारी कराई थी। तो आप क्या कहेंगे ये बता दीजिए। जी, देखिए, इससे खुशी और क्या हो सकता है झारखंड के लिए, इससे खुशी और क्या हो सकता है कि चौथी बार हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं और उनके कार्यकाल में जनता को और विशेष रूप से जो अंतिम व्यक्ति तक उन्होंने जो लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, उससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि झारखंड अब देश का नंबर 1 राज्य बनेगा, जरूर बनेगा। थैंक यू। कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं। पार्लियामेंट में भी जिस तरह से रोज पार्लियामेंट स्थगित हो जाती है, क्या कहना चाहते हैं वो, क्या दिखाना चाहते हैं? आज जनता उनको इतने अपने मन से चुनकर भेजती है, हजारों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं इलेक्शन में, टैक्स पेयर का पैसा जाता है जब भी संसद चल रही होती है। और संसद किस लिए होती है? संसद इसलिए नहीं होती है कि शोर मचाया जाए, और अगर आपको अपनी बात कहनी है आप जरूर कहें, लेकिन अच्छे तरीके से कहें, शांतिपूर्ण तरीके से कहें, तब तो कोई सुन पाएगा। मतलब आप ये भी नहीं चाहते कि आपकी बात कोई सुने, क्योंकि आप कह तो कुछ रहे नहीं, आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। उनको ये गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड है विपक्ष का। सर, बांग्लादेश में सामने आया है, दावा किया जा रहा है ये हिंदू मंदिर था, अपील कोर्ट ने दी। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया, फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ, फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया।
1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी विधानसभा चालू होने से पहले भी जो मीटिंग हुई थी संचालन को लेके विधानसभा को कि कैसे किया जाएगा, तो उस मीटिंग में भी हमारे जो सचेतक है शाहीन साहब लिखित रूप से अध्यक्ष महोदय को भी दिया और कई बार हर सत्र में जो है हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा, सचेत किया या उन बागी विधायकों के खिलाफ जो है सदस्यता लिया जाए, उसकी कार्रवाई की भी मांग हम लोगों ने की। लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होता रहा, लोग उधर बैठते रहे। ये तब तो कोई भी कहीं बैठ सकता है। अगर ऐसी स्थिति चले, सबका जब सीट अलॉट है, पक्ष विपक्ष मंत्रियों का, सब मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष सबका सीट अलॉट है, तो कोई भी कहीं जा करके बैठेगा? ऐसे कैसे? और जब पार्टी ने लिख करके दे दिया है 3 लोगों पर कार्रवाई का, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तीसरा सत्र हो गया और लगातार अटेंड कर रहे। ये तो कहीं ना कहीं से दिखाता है ना कि भाई एक तरफा ही जो है देखा जा रहा है, नियम से नहीं चल रहा, सरकार जो है नियम से ऊपर हो गई है। तो आज हमारे विधायकों में बहुत रोष था इस चीज को लेके कि ऐसी बात है तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। तो सरकार का आंख खोलने के लिए कि भाई ऐसा है तो हम लोग भी जाके बैठ जाते हैं, तो आंख सिर्फ खोलने के लिए सचेत किया गया। कोई कहीं बैठा नहीं। भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे, तो बैठे नहीं, सचेत करने के लिए गए कि कायदे से नियम हाउस जो है चलेगा। तो ये कार्रवाई तो हम फिर बाद में स्पीकर महोदय से भी बोले, सर आप गार्जियन हैं, आप कस्टोडियन हैं, सीनियर लीडर है, अनुभव आपका रहा है, हमको आप पे पूरा विश्वास है। तो उन्होंने कहा कि हमने सीट अलॉट कर दिया है। वो विधायक चाहते थे कि कहीं और हम बैठे, बीच में बैठे, तो हमने बोला कि दल तय करेगा कि कौन कहाँ बैठेगा। अभी वो राष्ट्रीय जनता दल में है, या तो आप कार्रवाई करो, सदस्यता हटाओ, हम नेता है महागठबंधन के, हम तय करेंगे कि कौन कहाँ बैठेगा।
कोई विधायक कहीं भी लिख करके अध्यक्ष को दे देगा और उसकी अनुमति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो पार्ट ऑफ द दल है, तो दल का मतलब क्या रह गया फिर? तो इस पे तो मात्र 3 ही है वो लोग। तो पार्टी चाहती है तो कार्रवाई होती है, सदस्यता जाती है। विप का उल्लंघन उन्होंने किया है, आप बताओ विप का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है? पार्टी ने चिट्ठी लिखा, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? पार्टी निकाल क्यों नहीं देती सर? भाई पार्टी निकाल देगी तो आप विधायक से थोड़ी हटा दीजिएगा। वो तो सदन में लिख के हम दे सकते हो। तो अध्यक्ष को पावर है ना सदस्यता हटाने का। जो नियम है, जो प्रोसेस है, उसी को ना हम लोग फॉलो करेंगे। हम तो लिख करके दिए हैं कई बार, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो जहां दल बैठता वहां वो लोग बैठे। नांगलोई गया, नांगलोई में कुछ दिन पहले रोशनलाल नाम के एक व्यक्ति जो दुकान चलाते हैं, उन्होंने 8 बजे सुबह दुकान खोली, 9:15 बजे उनके दुकान पे 2 मोटरसाइकिल पे सवार आए, उन्होंने गोलियां चलाई और वो भाग गए। कल मैं उनसे मिलने के लिए गया था बस, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे उनकी दुकान तक नहीं जाने दिया, रास्ते में रोक लिया। रास्ते से वापस आना पड़ा मुझे। रोशनलाल जी ने अपना बेटा भेजा मुझे, मैं गाड़ी में बैठे बैठे मैंने उनके बेटे से मुलाकात की। मेरे को रोकने से क्या होगा? मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोकिए, क्राइम को रोकिए, अपराध को रोकिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। केजरीवाल को रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आज आप अपना काम ठीक से कर लेते तो आपको केजरीवाल को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, केजरीवाल को नांगलोई जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? और ये एक, मैंने कई बिजनेसमैन से बात की, ट्रेंड बन गया है। पिछले 1 साल में रिकॉर्डेड 160 एक्सटॉर्शन की कॉल्स आई हैं। जिन लोगों ने, जब एक्सटॉर्शन की कॉल आती है किसी के पास, तो वो कहते हैं इतने इतने पैसे दे दे, नहीं तो तेरे फलाने फलाने को, घर के आदमी को मार देंगे, इसको किडनैप कर लेंगे, और अगर पुलिस को बताया तो देख लेना। 70-80% लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करते पुलिस में, बताते ही नहीं है पुलिस को, डर के मारे, और वो पैसे दे देते हैं ताकि उनको सुरक्षित रहें। तो 160 कॉल तो पुलिस के रिकॉर्ड में है, पता नहीं कितनी कॉल्स ऐसी हैं जो लोगों को आ रही हैं और लोग बता नहीं रहे। तो हर रोज पता नहीं कितनी एक्सटॉर्शन कॉल्स दिल्ली के अंदर आ रही हैं। और ये एक्सटॉर्शन कॉल्स क्या हैं? एक व्यापारी को विदेश के नंबर से एक्सटॉर्शन कॉल आती है, उसको कहा जाता है कि इतने पैसे दे दे, नहीं तो तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर वो नहीं सुनता तो थोड़े दिन के बाद फिर उसके दिखाने के लिए कि वो असुरक्षित है, उसकी दुकान के ऊपर कोई मोटरसाइकिल पे शूट आउट करने के लिए, गोली चलाने के लिए 2 लोगों को भेज दिया जाता है ताकि वो डर के मारे पैसे दे दे। ये इतनी आम बात हो गई है कि दिल्ली से बिजनेसमैन दिल्ली छोड़ के आस पड़ोस के राज्यों में जा रहे हैं बिजनेस करना। उन्होंने ये बयान दिया कि वहाँ पुलिस ने लापरवाही करी, गलत काम किया, मेरा नाम फर्जी मुकदमे में डाल दिया, लेकिन हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कानूनी लड़ाई लड़े, यही तो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जब चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है तो कोई कानून से खिलवाड़ ना करे। अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खीज उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी, चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो। वो मैं जानता हूँ समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है, और उसमें जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती वो भी करेगा। अखिलेश यादव लगातार इस पे ये बात कह रहे हैं कि उपचुनाव में धांधली की गई, उस धांधली से दिमाग हटाने के लिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उपचुनाव में इतनी करारी पराजय हुई है कि अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी हुई है और उसके कारण से वो बिलबिलाते रहते हैं रोजाने। मेरा ये कहना है कि श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? अपने लोगों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ जाए, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं देगी, भाजपा की सरकार नहीं बिगड़ने देगी। जो कानून को हाथ में लेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। सैयद नसरुद्दीन, उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें पक्षकार ही नहीं बनाया गया। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं
जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। क्या पता लगा है? देखिए, संभल में स्थिति सामान्य है। बाजार और स्कूल वगैरह सब खुले हुए हैं। एहतियातन वहां पर इस समय फोर्स लगाई गई है। अभी तक जो गिरफ्तारियां थी, 27 गिरफ्तारी थी, उसमें एक व्यक्ति को 151 में चालान किया गया, तो उसको भी जेल भेजा जा चुका है। तो टोटल 28 लोग हैं जिनको जेल भेजा जा चुका है। और आज 3 लोगों को जो आपस में उनकी बातचीत पकड़ी गई थी, जिसके आधार पर जिन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया, उनमें से 3 को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ के आधार पर और भी लोगों को चिन्हित किया गया है। अभी आगे पूछताछ जारी है और इसमें जैसे जैसे आगे पूछताछ के आधार पर, चिन्हांकन के आधार पर जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, 250 से अधिक लोगों को अभी तक चिन्हित भी किया जा चुका है। वैसे वैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। इससे संबंधित वीडियोज और फोटोज जारी करके लोगों से पहचान करवाया जा रहा है। सर, अभी तक जितने लोग डिटेन किए गए हैं, उन्होंने कुछ और ऐसे इम्पोर्टेंट कुछ और लोगों के नाम भी बताए हैं क्या अभी इसमें? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की पहचान उन्होंने की है। इनफैक्ट फोटोज और वीडियोज भी उनको दिखाए गए, उनमें से बहुत सारे लोगों का डिटेल उन्होंने दिया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। उनसे काफी अहम जानकारी मिली है और अभी भी उनसे पूछताछ चल रही है। सर, कुछ ऐसे वहाँ पे पुलिस से भी कुछ इस तरीके के बुलेट्स, रबर बुलेट्स, ये कुछ भी लूटे गए थे क्या, छीने थे लोगों ने? हाँ, कुछ बात ऐसी आई थी, इसको इम्प्रेशन ऐसे दिया गया था कि हथियार लूटे गए। हथियार नहीं, कुछ एक कारतूस लूटने की छीना झपटी में उसमें कोशिश हुई थी और कुछ ऐसी चीजें जो हम डिटरेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनको छीना गया था, लूटा गया था। उसका एफआईआर में उसका विवरण भी दर्ज है, पूरा डिटेल है। उसके ऊपर भी हम उन लोगों की पहचान कर रहे हैं। सर, कुछ इलीगल वेपन्स भी रिकवर हुए हैं वहाँ के? जी हाँ, इलीगल वेपन्स वहां से रिकवर हुए हैं। अभी और भी पड़ताल चल रही है, हो सकता है और भी निकल सके। वहां पे मौके पर उसी दिन वहां से कुछ दूरी पर से कई सारे वेपन्स रिकवर किए गए। थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा एक हत्या की घटना का 12 घंटे के अंदर सफल अनावरण किया गया है। इस घटना में एक पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवती, जिसका नाम खुशी है और 26 साल की है, उसकी बॉडी सूचना मिली थी। जैसे पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इसमें आगे तफ्तीश करना शुरू किया तो मालूम चला कि उस महिला का नाम खुशी है, उसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है और मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। जब इसमें आगे पता लगाया गया तो मालूम चला कि ये पिछले 2 महीने से अपने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम सूर्यकांत है, उसके साथ यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और उसकी दोस्ती पिछले 1 साल से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि इसी व्यक्ति द्वारा जो सूर्यकांत है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की है और इसकी वजह यह थी कि जो लड़की है खुशी, उसका रिश्ता तो घर वालों ने कुछ समय पहले एक अन्य लड़के के साथ तय कर दिया था और बदला लेने के लिए, और क्योंकि लड़की को बार बार प्रेशर बना कर रहा था रिश्ता तोड़ने के लिए और रिश्ता तोड़ नहीं रही थी, इस वजह से गुस्से में आकर उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। कहा था कि ईवीएम बंद हो और बैलेट पेपर से मतदान हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस एक बड़ा अभियान भी चलाएगी, जैसे भारत जोड़ो अभियान चलाया था उसी तर्ज पर। क्या लगता है आपको कि ईवीएम से क्या समस्या है कांग्रेस को? देखिए, ईवीएम हमेशा विवाद में रही है जब से प्रवेश हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो मिस्टर स्वामी गए थे, जो नेता बीजेपी के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें वीवीपैट की एक्स्ट्रा मशीन लगे, जो लगी हुई थी। बाद में हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए उसके। इसके माने कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया होगा कि इसमें टेम्परिंग, छेड़छाड़ हो सकती है, तभी उन्होंने वीवीपैट का आदेश दिया होगा। तो ये कहानी तो बहुत
पुरानी है। पहले बीजेपी नेता बाकायदा बोलते थे कि ये मशीनें नहीं होनी चाहिए, पेपर से चुनाव होने चाहिए, कोई नई बात नहीं है। अब जो बहस तो चलती रहती है हर चुनाव के अंदर, पर अभी हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से माहौल था वहाँ चुनाव का, हरियाणा में तो पूरा मीडिया, पूरे एग्जिट पोल, पूरी पब्लिक, पूरे देश के अंदर चर्चा चलती थी, तो वहाँ कांग्रेस ही जीतने की बात होती थी। अचानक परिणाम बिल्कुल उल्टे आ गए। तब भी ये बहस छिड़ी थी कि 99% तक बैटरी शाम तक भी क्यों रहती चार्ज। कंप्लेंट भी की थी वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने। अब जो महाराष्ट्र के परिणाम आए हैं एक तरफा, मैं खुद वहाँ काफी लंबे समय तक था, ऐसा माहौल नहीं था। चुनाव में हार और जीत तो अलग बात है, पर एक तरफा चुनाव जो उम्मीद ना कांग्रेस को, ना आम जनता को, ना बीजेपी नेताओं को, उनको भी नहीं थी, परिणाम ऐसा आ गया एक तरफा। तो अब तो जो पहले ईवीएम के खिलाफ नहीं थे वो भी कहने लगा भी कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब ईवीएम है और वो तरीके में क्या है। तो अब ये इश्यू बन गया, इसलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कहा भाई कि इसमें चुनाव जो है ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। अमेरिका और बड़े बड़े जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पे भी कहते पहले मशीन आई थी, बाद में वहाँ पे भी बैलेट से चुनाव होने लग गए। मेरा मानना है कि अगर पब्लिक का विश्वास उठ गया है सिस्टम से, वो सिस्टम बदलना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है बजाय कि मशीन है। डेमोक्रेसी रहना देश के हित में है। डेमोक्रेसी है संविधान के अंतर्गत, तो सब कुछ ठीक है। सरकारी आएगी जाएगी, परंतु मशीनें हमारे लिए महत्व नहीं रखती है। डेमोक्रेसी बनी रहे, वोटों का अधिकार बना रहे, ये ज़्यादा महत्व रखता है। ये मेरा मानना है। गिलोट साहब, आप चूंकि पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ पे भी पार्टी का मजबूत जनाधार है, हम लोग कार्य मेहनत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव भी है 2025 में। आज उसका भी कहीं ना कहीं शंखनाद श्री गणेश, आज से उसकी भी तैयारी में पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बहुत जल्द बिहार भर की यात्रा में, पूरे प्रदेश की यात्रा में निकलेगा, जहां अलग अलग जिलों में जाकर वहां पे प्रवास कर न सिर्फ संगठन की मजबूती को देखेगा, बल्कि साथ ही संभावित प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को भी हम लोग आरंभ कर देंगे। लक्ष्य 2025 में 200 से 25 ज़्यादा सीटें जीतने का है और ये विश्वास हम लोग का उपचुनाव से आता है। उपचुनाव में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन एनडीए गठबंधन का रहा, 100% स्ट्राइक रेट यहाँ पे भी रहा। 4 सीटें हमारा गठबंधन लड़ा, 4 की 4 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो मैं मानता हूँ कि आगामी चुनाव परिणामों के बाद जो हम लोग का लक्ष्य है 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का, वो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के परिश्रम और कार्यों के साथ हम लोग उस लक्ष्य को भी एनडीए गठबंधन सरलता से पूरा कर लेगा। चिराग जी, कोई ऐसी इच्छा जो अभी तक चिराग पासवान पूरा करना चाहते हैं? पिता की कोई ऐसी इच्छा जो चिराग पासवान? India and France, as many of you may be aware, are celebrating 75 years of our diplomatic ties and 25 years of our strategic partnership this year. Compliments to you, Excellency, compliments to you, Ambassador, and to all of you for this wonderful relationship that is only going from strength to strength and which we visualize to have a very significant role to play in the Europe-India partnership in the years to come. Prime Minister
Shri Narendra Modi's special message for this event underscores the importance of the India-France ties, a relationship built on trust, shared values, and a forward-looking vision. Friends, the bond between France and India is built on very important elements. We both share democracy as the core of our political thinking. We are both republics with liberty, equality, and fraternity at the core of our values, at the core of our constitution. We both believe in multilateralism, and we both have deep respect for international law. Over the decades, our partnership has evolved into a robust framework encompassing defense, space exploration, civil nuclear energy, digitalization, and our vision, our shared vision for the Indo-Pacific region. The adoption of the Horizon 2047 roadmap has further solidified our shared vision for the next 25 years. Bilateral trade between India and France in our financial year 2024 ended on March 31st reached $15 billion US, with Indian exports at about 7 billion and imports at about 8 billion. Pretty much a balanced trade. Yet, if I may dare say, something which is quite suboptimal, given the strength of our two economies, something which we should collectively aspire to grow much bigger, much better, much faster. And I am convinced that these numbers only tell a very small part of the story of our relationship.